एकेटीयू के एग्जाम्स के लिए अभी भी यूट्यूब के रैंडम वीडियोस देख रहे हो? मुझे भी वही प्रॉब्लम थी। फिर मैंने डाउनलोड किया यूनिक सीरीज ऐप जो एकेटीयू के सिलेबस के हिसाब से बना है। अब हर सब्जेक्ट एकदम इजी लगता है। यहाँ मिलते हैं जो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब एकेटीयू सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेस्ट पार्ट, पहली परचेज पे 20% ऑफ भी है। बस कोड यूज करो, SAVE20। डाउनलोड करो अभी यूनिक सीरीज ऐप, स्मार्ट स्टूडेंट्स की चॉइस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक सीरीज बाय सिविल मंत्रा। मैं हूं नबीना शैम, आप लोगों के ट्यूटर फॉर द सब्जेक्ट जियोसिंथेटिक्स एंड ग्राउंड इंप्रूवमेंट टेक्निक्स। आज हम लोग यूनिट 1 की थर्ड पार्ट को डिस्कस कर लेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि कौन कौन सी पार्ट हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि जियोसिंथेटिक्स के जो टाइप्स है उनको डिस्कस किए हैं, जियो टेक्सटाइल्स के बारे में, जियो ग्रिड्स के बारे में, जियो मेम्ब्रेन्स, जियो सेल्स, इनकी सारी फिगर्स। इसके अलावा भी कुछ और भी टाइप्स थे, जैसे कि आपका जियो पाइप्स, कॉम्पोजिट जियोसिंथेटिक्स, इन सारी चीजों को हम लोगों ने पहले ही क्लास जो था उसमें डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने बेसिक फंक्शंस ऑफ जियोसिंथेटिक्स को डिस्कस किए, अबाउट द सेपरेशन, द फिल्ट्रेशन, कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने किए थे। तो उम्मीद करती हूँ कि वो दो क्लासेस आप लोगों को समझ में आ गई हो। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट सम सिंपल टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो प्योरली थियोरेटिकल पोर्शंस ऑफ जियोसिंथेटिक्स थे, बेसिक्स ऑफ जियोसिंथेटिक्स के। लेकिन आज हम जो पढ़ेंगे वो बेसिकली है आपका सिंपल टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, जिसमें हम लोग पर्टिकुलरली कुछ फंक्शंस को, इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस है उनको बहुत ही बारीकी से, और कौन सी फंक्शंस को किस तरह के टेस्ट की हेल्प से किया जाता है उसको, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अबाउट सिंपल टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो पहले एक बेसिक से नॉलेज ले लेते हैं कि अब व्हाट आर द सिंपल टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स दैट वी आर गोइंग टू अंडरटेक। जैसे कि पहले जो टेस्ट हम लोग डिस्कस करेंगे वो है इंडेक्स टेस्ट, ठीक है। तो ये इंडेक्स टेस्ट, जैसे कि सॉइल मैकेनिक्स में आप लोगों ने पढ़े होंगे कि सॉइल का जो इंडेक्स प्रॉपर्टी है उनके बहुत सारे टेस्ट है, उनकी प्रॉपर्टीज की डिस्कशंस भी है। तो ये सारे बिल्कुल उसी तरह से जियोसिंथेटिक्स की कुछ इंडेक्स टेस्ट है जो कि इनको आइडेंटिफाई करने में और इनका क्वालिटी कंट्रोल करने में मदद करते हैं, ठीक है। तो किस मेथड से हम इनको पहचान पाएंगे कि कौन से टाइप की जियोसिंथेटिक्स है, उनका फंक्शन क्या है, ये सब बेसिक चीजें आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग इंडेक्स टेस्ट को करते हैं। इनका कुछ पॉइंट्स है जो हम धीरे धीरे पढ़ लेंगे। उसके बाद जो है मैकेनिकल टेस्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है। कुछ मैकेनिकल टेस्ट उनके बारे में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद कुछ हाइड्रोलिक टेस्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ये टेस्ट अभी तक हम लोग किसी भी सॉलिड सब्सटेंस के लिए नहीं किए हैं, लेकिन जियोसिंथेटिक्स के लिए हाइड्रोलिक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जियोसिंथेटिक्स के जो दो बेसिक फंक्शंस है जो कि है फिल्ट्रेशन और ड्रेनेज, उन दोनों को किया जाता है ये हाइड्रोलिक टेस्ट की हेल्प से। और ये फिल्ट्रेशन और ड्रेनेज फंक्शन इतना इंपॉर्टेंट है कि इनकी बिना आप लोग जियोसिंथेटिक्स को किसी भी सॉइल जो स्ट्रक्चर है उनमें यूज नहीं कर पाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सर्टेन ड्यूरेबिलिटी टेस्ट। ये ड्यूरेबिलिटी का मतलब है इनका लाइफ स्पैन, कितने दिनों तक ये टिका रहेगा। ये सारे टेस्ट भी आपका लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो चलिए एक के बाद एक डिटेल्स में डिस्कस कर लेंगे, और जो भी टेस्ट इक्विपमेंट्स है जिनकी मदद से ये जियोसिंथेटिक्स का आइडेंटिफिकेशन, चाहे स्ट्रेंथ का टेस्ट हो, चाहे वो फिल्ट्रेशन टेस्ट हो, चाहे वो कोई भी ड्यूरेबिलिटी का टेस्ट हो, उन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस कर लेंगे इस क्लास में। ओके, तो शुरू करते हैं इंडेक्स टेस्ट के साथ। तो सबसे पहला जो इंडेक्स प्रॉपर्टी है वो है मास पर यूनिट एरिया, ठीक है। बहुत इजी है, m बाई ए आपका अगर एरिया है और m अगर आपका मास है। तो देखिए ये जो फिगर है इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा कि किस तरह की मटेरियल से ये बनी है, ये जानने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो कि फैब्रिक जो है, ये जनरली इन जनरल केस ये जियो टेक्सटाइल में किया जाता है। तो जो भी फैब्रिक है, मतलब जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल है, जो जिस भी चीज से ये वाला जियोसिंथेटिक्स बना
है उनका डेंसिटी के बारे में अगर आपको जानना है तो आपको मास पर यूनिट एरिया का टेस्ट आपको करना पड़ेगा। तो इट इज द मेजर ऑफ द फैब्रिक डेंसिटी, ओके। और इसके साथ ही साथ ये क्वालिटी कंट्रोल के लिए भी बहुत ही मददगार है। दिस इज अ वेरी यूजफुल थिंग फॉर क्वालिटी कंट्रोल। तो कैसे किया जाता है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एक नोन एरिया सैंपल जो कि मतलब जियोसिंथेटिक्स का जो सैंपल है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर या उससे भी बड़ा होगा तो बेहतर होगा। वो कट किया जाता है, टोटल जो आपका मटेरियल है उनसे थोड़ा सा पोर्शन इन द फॉर्म ऑफ ए सैंपल उसको लिया जाता है और उसका वेट लिया जाता है जो कि है मास। सो प्रिसिशन बैलेंस के अलावा ये टेस्ट हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत ही फाइनर मटेरियल है और इसका वजन जो है ये बहुत ही कम है, तो इसलिए प्रिसिशन बैलेंस को यूज करना पड़ता है एंड दैट इज कन्वर्टेड टू ग्राम पर मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इनके लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स है, एक है IS 14716 और दूसरा है आपका ASTM G5261। तो ये दो जो आपका IS कोड है इन दोनों को आपको ध्यान में रखना होगा। ये दो IS कोड में आपका मास पर यूनिट एरिया जो कैलकुलेशंस है जो कि मैंने अभी अभी कहा बहुत बड़ा या बहुत डिटेल्स कुछ नहीं है, लेकिन ये जो मास पर यूनिट एरिया है इनका डिटेल्स दिया गया है कि कैसे कैलकुलेशन करना है, फॉर्मूला M/A है और थोड़ा सा डिटेल्स दिया गया है। तो ये दो है आपका IS कोड। इसका एप्लीकेशन ये वाला टेस्ट हम कहाँ पे करते हैं, जो कि हेवी जियो टेक्सटाइल्स दैट यूजुअली प्रोवाइड हायर स्ट्रेंथ एंड ट्यूनेबिलिटी। तो इस टाइप की मटेरियल के लिए हम लोग ये मास पर यूनिट एरिया का टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें थिकनेस की, अगला जो टेस्ट है इंडेक्स प्रॉपर्टी की वो है आपका थिकनेस। ठीक है, तो ये थिकनेस जो है ये दिस डिटरमाइंस जियोटेक्सटाइल थिकनेस अंडर स्पेसिफाइड प्रेशर। ठीक है ना, तो इसका जो थिकनेस है वो किया जाता है, तो सैंपल को दो फ्लैट प्लेट्स के बीच रखा जाता है। मान लीजिए कि ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, तो इसमें आपका सैंपल जो है इसको रखा जाता है। एक प्रेशर जनरली जो कि है 2 kPa उसको अप्लाई किया जाता है और इसका थिकनेस एक डायल गेज यहाँ पे रहता है उनकी मदद से ये थिकनेस को मेजर किया जाता है। बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है, चाहे वो मास पर यूनिट एरिया हो या थिकनेस हो। देखिए इंडेक्स प्रॉपर्टी वाला टेस्ट क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है, तो ये बहुत ही सिंपल सा टेस्ट होती है जनरल में। ठीक है, तो IS 13162 बेसिकली जियोसिंथेटिक्स की जितनी भी टेस्ट्स है या जितने भी मेथड्स है सारे 13162 में डिफरेंट पार्ट्स में आपका एक्सप्लेन किया गया है, तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा। सो 13162 पार्ट 3 में ये स्टैंडर्ड्स आपका जो है ये दिया गया है एंड दैट ASTM D5199 इसको भी रेफरेंस में रख के ये टेस्ट किया जाता है। ये सेपरेशन और कुशनिंग फंक्शन को स्टडी करने के लिए और इनके सेपरेशन और कुशनिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए आपका बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सी टेस्ट है थिकनेस टेस्ट। ओके, तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा। आगे बढ़ेंगे। ये जो थिकनेस टेस्ट है इनको जो टेस्टिंग जो इक्विपमेंट है उसको थोड़ा सा डिटेल्स में जानेंगे। तो ये दो तरीके के होते हैं। तो सबसे पहला तरीका जो है वो है आपका डेडवेट टाइप डिजिटल थिकनेस गेज जो 2 kPa, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे 2 kPa का प्रेशर अप्लाई किया जाता है और GT104D12 और GT104DM2 ये कंपनी का स्पेसिफिकेशन है जहां से ये फिगर भी आपको दिख रहा होगा। तो ये आपका 2 kPa वाला गेज है एक। प्रेशर के डिफरेंस की वजह से ही ये थिकनेस गेज जो है ये दो अलग है, दोनों टाइप के इंस्ट्रूमेंट है। तो ये दोनों चीजों को मेजर करते हैं, जियो टेक्सटाइल और जियो मेम्ब्रेन एंड लेबोरेटरी मेजरमेंट ऑफ HDPE जियो मेम्ब्रेन। अब ये HDPE क्या है, बेसिकली हाई डेंसिटी पॉली इथिलीन। ठीक है, तो ये आपका है HDPE, राइट। और ये जो स्टैंडर्ड्स है जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा IS 13162 पार्ट 3 9863 ISO और ASTM D5199 ये तीनों स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके ये इंस्ट्रूमेंट की मदद से थिकनेस को मेजर किया जाता है। Applications are suitable to measure thickness of geotextile, geocomposite, geonet और HDPE geomembrane। अब ये सारी चीजें आपको पहले ही क्लास में डिस्कस हो चुकी है कि
जियो टेक्सटाइल क्या है, कॉम्पोजिट्स क्या है, नेट्स क्या है, बेसिकली सारे के सारे जियोसिंथेटिक्स है। लेकिन क्योंकि इसका कॉम्पोजिशन या इसका जो कंपाउंड है ये अलग है, तो इसीलिए इन सारी चीजों को अलग किया जाता है। टाइप्स ऑफ जियोसिंथेटिक्स में हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। तो इन सारी चीजों का थिकनेस हम इस डेडवेट टाइप डिजिटल थिकनेस गेज से मेजर कर सकते हैं। और ये डेडवेट टाइप है, ये बहुत ही सिंपल ऑपरेशन है। और 0 to 2 kPa का प्रेशर वैरी होते हुए, ये प्रेशर का जो वेरिएशन है इसी को वैरी करते हुए लोड को अप्लाई किया जाता है। सरफेस प्लेट ग्राउंड में रहता है एंड रस्ट फ्री, और बहुत ही अच्छी तरह से आपका रिजल्ट्स भी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा भी एक दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट है वो बेसिकली थोड़ा सा थिक, जो तो प्रेशर जो है वो थोड़ा सा ज्यादा है, जो कि एट 20 to 200 kPa। सो दैट इज एसटीएम स्टैंडर्ड्स आपका D5199, फिर आपका 964, D17779, ये सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए ये वाला जो है आपका गेज, ये प्रेशर वाला थिकनेस गेज है। सिर्फ डिफरेंस है पिछले वाला से कि इसका प्रेशर का वैल्यू आपका 20 से 200 kPa इसको अप्लाई किया जाता है। और ये फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ जियो टेक्सटाइल और जियो सिंथेटिक मटेरियल को मेजर करने के लिए यूज होता है। And this is a bit complex because operation, and it can be made simple using load ratio. Dead weight type है ये, और इसका काउंटर वेट टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम का जरूरत है। ये जो वेट है, तो ताकि इसमें इक्विलिब्रियम बनी रहे, तो ये वेट को यहाँ पे अप्लाई किया जाता है, काउंटर वेट को, ठीक है, क्योंकि प्रेशर बहुत ही ज्यादा है, 20 to 200 kPa, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द थिकनेस टेस्ट। आगे बढ़ेंगे अबाउट एपरेंट ओपनिंग साइज। तो ये जो टर्म है, आई गेस कि ये आप लोग ऑलरेडी सुने होंगे अबाउट द एपरेंट ओपनिंग साइज। तो ये आपका एपरेंट ओपनिंग साइज टेस्टर है, ठीक है। तो इसका बेसिक फंक्शन क्या है, ये पर्पस इस टेस्ट का क्या है? इट इंडिकेट्स द लार्जेस्ट सॉइल पार्टिकल दैट विल नॉट पास थ्रू द जियोटेक्सटाइल फिल्ट्रेशन। ये आपको ध्यान में रखना होगा कि सबसे बड़ा जो साइज है, ये चीज है आप लोगों को आई गेस कॉमन है। ये आपका क्या है? बेसिकली कुछ भी नहीं बल्कि एक सीव्स है, राइट। ये आप लोग ऑलरेडी सॉइल मैकेनिक्स में, कंक्रीट टेक्नोलॉजी में सारे टेस्ट आप लोग कर चुके होंगे, राइट। सो ये आपका जो लार्जेस्ट सॉइल पार्टिकल है दैट विल नॉट पास थ्रू द जियोटेक्सटाइल, इसी को इंडिकेट करने के लिए एपरेंट ओपनिंग साइज का टेस्ट किया जाता है। बेसिकली कुछ भी नहीं है, ड्राई सीविंग का टेस्ट है। जियो टेक्सटाइल को माउंट करके स्टैंडर्ड ग्लास बीड्स या स्पीयर्स ऑफ डिफरेंट साइज को पास किया जाता है, और इसका ओपनिंग साइज 95 को डिटरमाइन किया जाता है, राइट। आईएस स्टैंडर्ड है आपका 14294 एंड एसटीएम D4751। तो देखिए यहाँ पे इतना सारा आईएस कोड मैंने ऑलरेडी बता चुकी है, और इसके आगे भी मैं बताती रहूंगी, लेकिन ये सारे कोड्स आपको एक जगह पे आप लोग नोट डाउन करके रखिएगा, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से पूछा जा सकता है, शॉर्ट आंसर जो है वो पूछा जा सकता है, तो इनको भी आपको नोट डाउन करना होगा। इसका एप्लीकेशन इज टू एंश्योर रिटेंशन ऑफ सॉइल, कितनी पार्टिकल साइज तक ये पकड़ के रख सकेगा, रिटेन कर सकेगा, एंड पानी को ये बहने के लिए मदद करेगा, दैट इज एपरेंट ओपनिंग साइज। ये आपको ध्यान में रखना होगा, राइट। सो दिस इज द फिगर यू नीड टू रिमेंबर, ओके। सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट इज द टेस्ट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ऑलरेडी हम लोगों ने मास पर यूनिट एरिया पढ़ चुके हैं। ये टेस्ट मास पर यूनिट एरिया से इसी जगह पे अलग है कि ये ना कि मास पर यूनिट एरिया, बल्कि ये पॉलीमर का टाइप भी डिटरमाइन कर सकता है, क्योंकि हमें मालूम पड़ेगा कि ये जो मटेरियल है ये बेसिकली जो मटेरियल जो हम यूज करने जा रहे हैं वो पर्टिकुलर आइडेंटिफाई करने के लिए मदद हो जाएगा। साथ ही साथ डेंसिटी तो हम लोगों को पता ही चल जाएगा, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी पता चलने से डेंसिटी इजीली पता चल जाता है। सो पॉलीमर का टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी, या फिर वाइसी वर्सा कि किस तरह के मटेरियल हम लोग यूज कर रहे हैं उसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो गिवन स्टैंडर्ड्स को मैच होता है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो हम उनको यूज नहीं करेंगे, अप्लाई नहीं करेंगे। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसका जो मेथड है वो क्या किया जाता है कि इसको पानी में डुबोया दिया जाता है,
या फिर कोई भी डेंसिटी ग्रेडियंट कॉलम में, फिर उसका वेट लिया जाता है एंड दैट इज हाउ वी डिटरमाइन द स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, ASTM D792 है इसका स्पेसिफाइड कोड। और ये सारे टाइप की जो फाइबर्स है, जो भी आपका सिंथेटिक फाइबर्स है या जियो सिंथेटिक्स है, उनको डिफरेंशिएट करने में मदद करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे हम लोग कुछ मटेरियल्स की अगर बात करें स्पेसिफिक ग्रेविटी उनकी, जैसे कि पॉलीप्रोपिलीन की अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो वो अराउंड 0.91 की आसपास रहता है। अगर पॉलीइथिलीन की बात करें तो दैट रिमेन्स फ्रॉम 0.9 टू 0.96। अगर पॉलीएस्टर की बात करें सो दैट इज 1.22 टू 1.38। अगर पॉलीविनाइल क्लोराइड की बात करें सो दैट इज 1.69। इफ यू टॉक अबाउट नाइलॉन देन दैट विल बी 1.05 टू 1.14। तो ये सारी जो डेंसिटी की बात अभी अभी मैंने की है, so these are the different types of densities that will be different types of specific gravities that are applicable for different type of materials। ये आपको ध्यान में रखना होगा, राइट? आगे बढ़ लेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की ओर। ठीक है, सो ये जो आपको फिगर जो दिख रहा होगा, सो दिस इज द फर्स्ट kind of test that we need to perform for any kind of geosynthetics, that is the टेंसाइल स्ट्रेंथ वाइड विथ। ठीक है, सो ये स्ट्रेंथ दोनों चीजों को मेजर करते हैं, एक है स्ट्रेंथ, दूसरा आपका इलोंगेशन। देखिए एक बात आप लोगों को शायद पता ही होगा कि स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों एक दूसरे का जो है बिल्कुल कॉम्पोजिट है। ठीक है, स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों एक दूसरे को जो है एक दूसरे को मैच करता है, और इसी की वजह से क्योंकि स्ट्रेस रिलीज होता है तो इसकी वजह से मटेरियल के ऊपर से ये इलोंगेशन या स्ट्रेन जो भी आप कहे, दैट इज टू बी मेजर्ड, राइट? सो ये दो चीजों को मेजर करते हैं। IS 13162, जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा कि ये सारे जो IS 13162 का पार्ट्स है, ये सारे पार्ट्स आपका जियोसिंथेटिक्स को टेस्ट के लिए ये पार्ट्स आपका दिया गया है। एंड ऑल्सो ASTM D4595, ये दोनों स्टैंडर्ड से ये टेस्ट को रेफरेंस में लिया जाता है एंड दैट मेजर्स द स्ट्रेंथ एंड द इलोंगेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So the method of this test is, so it is 200 millimeter wide specimen जो कि टेंसाइल मशीन में क्लैंप किया जाता है। अगर क्लैंप नहीं करेंगे तो ये पोजीशन में नहीं रहेंगे, लोड को अप्लाई नहीं किया जा सकता है। तो लोड इज अप्लाइड एट अ कांस्टेंट रेट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि लोड को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं किया जाता है, बल्कि कॉन्स्टेंटली अप्लाई किया जाता है until it ruptures। जब तक फेल नहीं होगा, जब तक ये टूटेगा नहीं, तब तक लोड को अप्लाई किया जाता है एंड लोड इलोंगेशन कर्व इज प्लॉटेड अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। सो दिस इज द टेंसाइल स्ट्रेंथ मेथड एंड इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है कि कोई भी रेनफोर्समेंट में जब हम लोग जियोसिंथेटिक्स को यूज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ रेनफोर्सिंग मटेरियल, जैसे कि मान लीजिए रोड्स में, स्लोप्स में, एम्बैकमेंट्स में, तो उनके लिए ये टेंसाइल स्ट्रेंथ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ जियोटेक्सटाइल। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट जो टेस्ट है वो थोड़ा सा अलग है, जो कि है आपका ग्रैब टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, तो ये ग्रैब टेंसाइल टेस्ट क्या है? तो ये फिगर में आप लोगों को दिख रहा होगा, थोड़ी सी एरिया को, पूरा विड्थ को नहीं बल्कि थोड़ी सी विड्थ को कंसिडरेशन में लेके अप्रोक्सीमेट स्ट्रेंथ को मेजर किया जाता है स्मॉलर क्लैम्प्ड एरिया में। ठीक है, तो ये बहुत ही एक सिंपल सी इंस्ट्रूमेंट है। 100 मिलीमीटर वाइड जॉ है, दो जॉ, ये देखिए ये दो जॉज है। ठीक है, जिसका 100 मिलीमीटर थिकनेस है और इसको इसके मदद से फैब्रिक जो है, जो भी आपका जियो टेक्सटाइल मटेरियल होगा, उसको क्लैंप किया जाता है। देखिए यहाँ पे क्लैंपिंग इक्विपमेंट है एंड लोड इज अप्लाइड अंटिल द ब्रेकिंग। पिछले जो टेस्ट था उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, टेंसाइल स्ट्रेंथ में जो स्ट्रेचिंग हो रहा था ये लॉन्गिट्यूडनली हो रहा था, लेकिन यहाँ पे दैट इज अ ग्रैब टेंसाइल टेस्ट, मतलब कुछ कम एरिया पे टेंशन को अप्लाई किया जाता है, पूरे एरिया पे नहीं। और इसमें आपका जो है ये लोड को अप्लाई किया जाता है अंटिल द ब्रेकिंग एंड दिस इज लैटरली नॉट लॉन्गिट्यूडनली। द
रेलिवेंट स्टैंडर्ड इज ASTM D4632 और ये एक बहुत ही क्विक इंडेक्स टेस्ट है कि हाँ एक्सेप्टेंस के लिए कि हम इस टाइप की जियोसिंथेटिक मटेरियल जिसका स्टैंडर्ड ये होगा उसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए क्रैब टेंसाइल टेस्ट को किया जाता है। ठीक है, बात करते हैं ट्रैपीजॉइड टियर स्ट्रेंथ। ठीक है, तो अब तक हम जो पढ़े थे वो टेंसाइल था, अभी हम लोग टियरिंग। तो आपको मालूम होना चाहिए कि टियरिंग और टेंशन में जो डिफरेंस है वो बेसिकली क्या है कि कोई भी मटेरियल, मान लीजिए ये एक जियोटेक्सटाइल का क्रॉस सेक्शन है, तो ये आपका टेंशन हो गया मान लीजिए। ठीक है, सो दिस इज द टेंशन फोर्स दैट इज अप्लाइड। बट टियर के केस में दिस इज नॉट द फैक्ट। इसमें आपका जो है स्ट्रेचिंग जो है ये टॉप एंड बॉटम से किया जाता है। ठीक है, सो ये टेंशन टेस्ट ही है एक तरह की, लेकिन it is steering is the lateral movement, the laterally from top and bottom. Okay, so इसका resistance to tearing is measured using trapezoid tear strength. ये trapezoid क्यों है? क्योंकि ये जो specimen है, specimen को trapezoidal shape होना जरूरी है, with a slit is clamped and pulled. ठीक है, बिल्कुल दिख रहा होगा आपको, एक स्लिट की तरह रहता है, इसको पुल किया जाता है एंड जो टियर प्रोपागेशन है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। अभी टियर प्रोपागेशन क्या है कि जो मटेरियल है वो जब अलग हो रहा है, कितना टाइम से कितना अमाउंट में किस तरह से अलग हो रहा है उसका नोट करने के लिए यहाँ पे देखिए एक छिप गया होगा लेकिन फिर भी दिख रहा होगा, एक कंप्यूटराइज सेटअप होता है जहां पे आपको बिल्कुल ग्राफ की मदद से प्लॉट हो जाता है। ठीक है, सो द रेलिवेंट स्टैंडर्ड इज ASTM G4533, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है? इट इंडिकेट्स द रेजिस्टेंस टू डैमेज ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इंडिकेट्स द रेजिस्टेंस टू डैमेज। ओके, ध्यान में रखिएगा। सीवियर पंक्चर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सीबीआर हमारे जो कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो है वो नहीं है, बल्कि ये सर्कुलर फैब्रिक रप्चर है। ठीक है, तो ये पंक्चर रेजिस्टेंस टेस्ट है। पंक्चर का मतलब क्या होता है? कहीं पे आप जाके कोई जैसे कि ये पिन आपको दिख रहा होगा कि मान लीजिए आपके पास एक पिन है, पिन को कहीं पे जाके आप पुश कर रहे हैं तो वो पंक्चर होता है। ठीक है, मतलब तोड़ देना या मान लीजिए कि कहीं पे स्क्रैच कर देना, वो होता है पंक्चर। स्क्रैच इज नॉट द राइट टर्म आई गेस, because the puncture is applied at a point. Okay, so the purpose of this puncture resistance is to simulate sharp object penetration. जैसे कि मैंने कहा कि मान लीजिए कि ये पिन है तो ये एक बहुत ही शार्प ऑब्जेक्ट है, इसको कहीं पे भी आप दबाएंगे तो ये पेनिट्रेट करके जाएगा, वही होता है पंक्चर। लेकिन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट अगर ये एक लाइन पे होगा तो दैट इज नॉट पंक्चर। ओके, बट इफ इट हैपेंस इन अ पॉइंट देन दैट इज पंक्चर। तो एक सर्कुलर फैब्रिक स्पेसिमेन को लिया जाता है, इसीलिए सीवियर सर्कुलर फैब्रिक स्पेसिमेन, इसको क्लैंप किया जाता है। देखिए ये आपका फिगर में दिख रहा होगा आपको, एक प्लंजर होता है जो कि पेनिट्रेट्स एट ए फिक्स्ड स्पीड। ठीक है, देखिए सारे जो टेस्ट है मैकेनिकल उसमें हम लोग लोड का कोई वेरिएशन नहीं करते हैं, लोड का एप्लीकेशन जो है उसका एक कांस्टेंट रेट में ही एप्लीकेशन होता है। ठीक है, सो लोड एट फेलियर इज रिकॉर्डेड। सारे के सारे जो मेथड्स है, मेथड सिमिलर है, स्पेसिमेन का जो क्रॉस सेक्शन है, जो डायमेंशन है वो अलग है और मेथड अलग है। ठीक है, बस बाकी सारे रिकॉर्डिंग ऑफ द लोड फेलियर मेथड दैट इज द सेम थिंग फॉर वेदर इट इज पंक्चर रेजिस्टेंस या फिर चाहे वो टेंसाइल हो चाहे वो टियर टेस्ट हो, सारे के सारे लोड एट फेलियर को ही हम लोग स्ट्रेंथ की तौर पे रिकॉर्ड करते हैं। राइट, सो स्टैंडर्ड्स की बात अगर करें सो IS 13162 पार्ट 7, ASTM D6241, सो दीज आर द टू स्टैंडर्ड्स जो कि स्पेसिफाई करते हैं अबाउट द पंक्चर रेजिस्टेंस। ये जो टेस्ट है ये लैंडफिल और रोड कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होता है। यहाँ पे जो मटेरियल्स यूज होंगे लैंडफिल में या फिर रोड कंस्ट्रक्शन में, उन सारे मटेरियल्स को पंक्चर रेजिस्टेंस टेस्ट किया जाना बहुत जरूरी है। राइट, बात अगर बर्स्ट स्ट्रेंथ की करें
तो देखिए इस मैकेनिकल टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है और इनका कितना वेरिएशंस भी है, ठीक है। सो इट मेजर्स द रेजिस्टेंस टू मल्टी डायरेक्शनल स्ट्रेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। अभी तक हम जो भी टेस्ट किए हैं, जो कि टेंसाइल हो या फिर आपका टियर टेस्ट हो, पंक्चर टेस्ट हो, इधर ये पॉइंट पे या फिर कोई एक सिंगल प्लेन पे होता है, लेकिन स्ट्रेस का मल्टी डायरेक्शनल टेस्ट जो है, रेजिस्टेंस जो है, उसको भी नोट करना बहुत जरूरी बात है। सो इसका मेथड क्या है, एक हाइड्रोलिक डायफ्राम या फिर बॉल बर्स्ट फैब्रिक अंटिल द रप्चर। देखिए ये आपका फिगर, ये आप फिगर जो देख रहे हैं, ये आपका बस्टिंग स्ट्रेंथ टेस्टर है, and this method is specified in ASTM D3786 and ये जो application है it ensures the ability to resist local pressures, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं एक मान लीजिए हाईवे का क्रॉस सेक्शन है, पेवमेंट का क्रॉस सेक्शन है जहां पे जियो सिंथेटिक्स को यूज किया गया है। कहीं पॉइंट पे ऐसा होता है कि कभी कभी कुछ पर्टिकुलर, कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी ये पर्टिकुलर जो पॉइंट्स हैं इसमें ज्यादा लोड आता है, तो ये लोकलाइज जो प्रेशर्स है, ये लोकलाइज प्रेशर्स को काउंटरएक्ट कर सकता है कि नहीं जियो टेक्सटाइल, दैट इज हाउ वी डिटरमाइन द बर्स्ट स्ट्रेंथ। ओके, तो ये बर्स्ट स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट है। अब आएंगे हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ओके, सो ये हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज जो है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है दैट इज परमिटिविटी और क्रॉस प्लेन परमिटिविटी। ओके, तो ये परमिटिविटी या क्रॉस प्लेन जो परमिएबिलिटी, तो याद करके देखिएगा कि सॉइल मैकेनिक्स में हम लोग जो है परमिएबिलिटी टेस्ट किए होंगे, ठीक है। तो परमिएबिलिटी टेस्ट में हम लोग जो कर रहे थे वो क्या है, वाटर का फ्लो को मेजर करते थे। एक था आपका कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी और एक था आपका फॉलिंग हेड परमिएबिलिटी, राइट। तो ये कांस्टेंट हेड और फॉलिंग हेड परमिएबिलिटी को हम लोग टेस्ट कर रहे थे। यहाँ पे भी बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन क्योंकि ये जियो टेक्सटाइल जो है एक प्लेन पे काम करता है, एक जो है सिंगल प्लेन पे, और इसका थिकनेस बहुत ही कम होता है, तो इसमें हम लोग वाटर फ्लो रेट पर यूनिट हेड को मेजर करते हैं, राइट। वाटर हेड अप्लाइड इज नॉर्मल टू द स्पेसिमेन, ये अगर स्पेसिमेन होगा, सो दिस इज द नॉर्मल वे, दिस इज हाउ द लोड इज अप्लाइड, सो दिस इज अप्लाइड नॉर्मल टू द स्पेसिमेन, और इसका फ्लो को मेजर करते हैं पर यूनिट हेड, कितना हाइट तक, हेड मीन्स द हाइट, राइट। सो कितना हाइट तक फ्लो होगा, दैट इज परमिटिविटी और क्रॉस प्लेन परमिएबिलिटी। सो देखिए इसका स्टैंडर्ड क्या है, 13162 पार्ट 20 ASTM D4491, ध्यान में रखिएगा ये आपका स्टैंडर्ड है, ठीक है। सो इसका एप्लीकेशन है फॉर ड्रेनेज एंड फॉर द फिल्ट्रेशन लेयर्स, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, वाटर परमिएबिलिटी, ठीक है। तो ये आपका ASTM D4491 स्टैंडर्ड से मेजर किया जाता है। अब ये जो है परमिएबिलिटी इज मेजर्ड नॉर्मल टू द प्लेन, यहाँ पे क्या था, परमिएबिलिटी द लोड इज अप्लाइड नॉर्मल टू द स्पेसिमेन, ये नॉर्मल टू द प्लेन है। इसमें आपका कांस्टेंट हेड या फॉलिंग हेड टेस्ट किया जाता है, बिल्कुल सिमिलर टू सॉइल स्पेसिमेन, और इसका फ्लो को रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन ये सॉइल फैब्रिक की कॉम्पैटिबिलिटी, देखिए दोनों चीज, दोनों अलग टाइप की मटेरियल्स है, दोनों को एक साथ यूज किया जा रहा है, तो इन दोनों को कंपैटिबल होना बहुत जरूरी है। तो उसी का प्रेडिक्शन ये वाटर परमिएबिलिटी टेस्ट करता है, राइट। ओके, इसके अलावा होता है एक इन प्लेन ट्रांसमिसिविटी, ये जियोसिंथेटिक प्लेन में फ्लो कैपेसिटी को मेजर करता है। ओके, सो यू हैव टू रिमेम्बर द टर्म्स, जो भी मैं टर्म्स को फोकस कर रही हूँ उनको थोड़ा सा ध्यान में रख के आपको नोट्स बनाना पड़ेगा, राइट। क्योंकि आप एक फ्लो चार्ट भी बना लेंगे कि कौन सी टेस्ट है, सिर्फ टेस्ट का नाम लिख लीजिए पहले, ठीक है, और उसका रेलिवेंट स्टैंडर्ड्स लिख लीजिए, फिर आप आइए कि कौन सी टेस्ट से क्या मेजर। अगर आपको इजी होगा, सबसे इजी होगा अगर आप एक छोटा छोटा करके फिगर ड्रॉ करें, टेंसाइल टेस्ट का छोटा फिगर जैसे कि मैंने की है, बिल्कुल उसी तरह से आप अगर टियर टेस्ट की एक छोटा सा फिगर, यहाँ पे हाइड्रोलिक टेस्ट में ट्रांसमिसिविटी की, देखिए हाइड्रोलिक टेस्ट में थोड़ा सा इधर उधर है, लेकिन लगेगा तो सब सेम ही ना। तो इसको अलग करने के लिए आप लोग खुद का नोट्स बनाएंगे, ठीक है। तो खुद का नोट्स बनाएंगे
ये नोट्स तो आपको अवेलेबल ही है, और इसके अलावा भी आप खुद का नोट्स बनाइए। अगर आप खुद का नोट्स बना पाएंगे तो आपको ध्यान में रहेगा, याद रहेगा, राइट। तो फ्लो कैपेसिटी विद इन द जियोसिंथेटिक प्लेन को ये मेजर करता है। ओके, कितना फ्लो होगा एक प्लेन में। अभी तक जो हमने वाटर परमेबिलिटी किए थे, ये आपका कंपैटिबिलिटी और क्रॉस प्लेन परमेबिलिटी में आपका ड्रेनेज और फिल्ट्रेशन के लिए यूज होता था। लेकिन जियोसिंथेटिक प्लेन में कितना ट्रांसमिसिविटी होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सैंपल को नॉर्मल प्रेशर में कन्फाइन किया जाता है, वाटर को बिटवीन द बाउंड्री फ्लो करवाया जाता है। दोनों जो बाउंड्रीज है उनमें फ्लो किया जाता है। फ्लो का कैपेसिटी को मेजर करते हैं एएसटीएम डी 4716 जो स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड से मेजर किया जाता है। एंड दिस एप्लीकेशन इज क्रिटिकल फॉर जियोनेट्स एंड ऑल्सो ड्रेनेज कॉम्पोजिट्स। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, यह है इन प्लेन ट्रांसमिसिविटी। ऑलराइट, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो टेस्ट है वो है ड्यूरेबिलिटी टेस्ट। कितना टाइम तक टिके रहेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि जियोसिंथेटिक्स का जो खर्चा है वेरी वेरी कॉस्टली। तो ये कितना कॉस्टली मटेरियल को यूज करने के बाद ये कितना टाइम तक वैलिड रहेगा, कितना टाइम तक अपना काम करते रहेगा, अपना काम दिखा पाएगा, दैट शुड बी नोटेड, एंड दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर द engineers, for the contractors, also for the authorities, right? So durability test is done to ensure कि आपका ये मटेरियल कब तक अपना लाइफ स्पैन देता रहेगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो ड्यूरेबिलिटी टेस्ट है वो आपका यूवी रेजिस्टेंस। देखिए मटेरियल जो है, ये मटेरियल बहुत ही फाइनर मटेरियल है, बहुत ही यूनिक टाइप का मटेरियल है, तो इसका यूवी रेजिस्टेंस को टेस्ट करना भी जरूरी है। ठीक है, सो दिस इज यूवी रेजिस्टेंस अल्ट्रावायलेट, और ये यूवी कहाँ से आता है, सूरज से, सनलाइट डिग्रेडेशन। क्योंकि मान लीजिए कि कोई रोड्स पे यूज हो रहा है, सॉइल मटेरियल्स के साथ यूज हो रहा है, तो ये डायरेक्टली एक्सपोज टू सनलाइट है। ठीक है, सो इसका जो इफेक्ट है ये देखने के लिए आपका ये यूवी रेजिस्टेंस टेस्ट किया जाता है। सो दैट इज स्पेसिफाइड बाय ASTM D4355। तो स्पेसिमेन को लिया जाता है, छोटा छोटा जियो टेक्सटाइल स्पेसिमेन को, और ये देखिए ये फोटो ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे, यूवी का रेडिएशन। और मान लीजिए कि पॉलीथिलीन टेराप्थिलाइट जियो टेक्सटाइल है, तो इसके लिए ये सैंपल्स को थोड़ा सा लिया जाता है, फिर इसको यूवी लैम्प्स पे एक्सपोज किया जाता है कुछ टाइम के लिए। ओके, ये टाइम आपका ये वाला जो कोड है इसमें मिल जाएगा। एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ जो आपका रिटेन टेंसाइल स्ट्रेंथ, उसके बाद उसको मेजर किया जाता है। जो नॉर्मली हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ का जो मेजरमेंट कर रहा है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ उसी इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विपमेंट से किया जाता है, लेकिन उससे पहले स्पेसिमेन को यूवी लैम्प, यूवी जो इफेक्ट है उसमें आपका एक्सपोज किया जाता है। ठीक है, तो जहां पे जियोटेक्सटाइल अनकवर्ड कंडीशन में रहता है, उसमें अगर आपको यूज करना होगा तो आपको पहले यूवी रेजिस्टेंस टेस्ट को कंडक्ट करना होगा। ओके, नाउ कम्स ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस। ठीक है, सो इसका पर्पस क्या है, पॉलीमर रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन। ठीक है, देखिए कितना फाइनर मटेरियल है बेसिकली, ये इस टाइप का ही मटेरियल होता है, और ये ऑक्सीडेशन पे कैसे काम करेगा, अगर इसका ऑक्सीडेशन होगा तो कैसे काम होगा, ऑक्सीजन एयर की कांटेक्ट में तो रहता है, तो इसके लिए पॉलीमर की रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन को मेजर करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए ऑक्सीडेशन इंडक्शन टाइम, ठीक है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर में एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से इसको एक्सपोज किया जाता है, इसको रखा जाता है। तो उसमें जो टाइम, ऑक्सीडेशन होने में जो टाइम लग रहा है, दैट इज नोटेड एंड दैट इज द ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस। ओके, सो दिस इज गिवन बाय ASTM 3895। ध्यान में रखिएगा ASTM D3895। आपको क्वेश्चन ऐसे दिमाग में आ सकता है कि IS कोड नहीं है। बिल्कुल, बहुत सारी चीजों की IS कोड्स नहीं है, हमारे IS कोड्स अभी तक बनाया नहीं गया है क्योंकि उतना कॉमनली यूज नहीं हुआ है। तो जिस केसेस में
आईएएस कोड्स अवेलेबल नहीं रहता है, वहां पे हम लोग अमेरिकन स्टैंडर्ड टेस्टिंग मेथड को रेफर कर लेते हैं। बाद में देखा जाए तो मे बी ये सारे कोड्स को भी जो है इंडियन स्टैंडर्ड्स पे इम्प्रोवाइज किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा। तो ये सारे कोड्स को रेफरेंस पे रखते हुए किया जाता है, और बहुत ही सारे कंट्रीज जो है उन सारे कंट्रीज के कोड्स को भी इनकॉर्पोरेट किया जाता है। सो इट्स एप्लीकेशन इज फॉर HDPE जियो मेम्ब्रेन्स फॉर लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी। ये HDPE क्या है? हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन। ठीक है, तो क्या मेजर किया जाता है? ऑक्सीडेशन इंडक्शन, राइट। अब अगर बात करें केमिकल एंड बायोलॉजिकल रेजिस्टेंस, तो ड्यूरेबिलिटी टेस्ट की बात हो रही है तो डेफिनेटली केमिकल और बायोलॉजिकल रेजिस्टेंस की बात तो होगी। अब देखिए जियोसिंथेटिक्स जो है ये एक केमिकली डिफरेंट मटेरियल है। तक हम लोगों ने जो भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल को लेके काम किया है उनका कोई केमिकल मैटर को लेके हम लोग काम नहीं करते हैं। हाँ, सीमेंट या फिर मान लीजिए ब्रिक्स, इन सारी चीजों का केमिकल टेस्ट फिर भी कर लेते हैं, लेकिन बायोलॉजिकल टेस्ट करना नहीं पड़ता है कि सारे मटेरियल्स जो है, मटेरियल्स आपका इनऑर्गेनिक है। लेकिन जियोसिंथेटिक मटेरियल्स कभी कभी नेचुरल चीजों से भी बना होता है। जो सिंथेटिक चीजें हैं उनके लिए उतना मायने नहीं रखेगा, लेकिन जो नॉन नेचुरल चीजों से बना होता है उनके लिए बायोलॉजिकली ये कैसे रिएक्ट करेगा। सो इट चेक्स द स्टेबिलिटी इन एग्रेसिव सॉइल। अब IS 456 2000 में आप लोग पढ़े होंगे कि एग्रेसिव सॉइल में एक्सपोज होगा तो कौन सी ग्रेड की सीमेंट को यूज करना है। वही चीज, इसका कोई पर्टिकुलर IS कोड या ASTM कोड भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू डिफरेंट IS, कभी 456 को यूज किया जा सकता है, कभी मान लीजिए कोई दूसरा टेस्ट से असेस किया जा सकता है। तो इसीलिए केमिकल या बायोलॉजिकल रेजिस्टेंस के लिए अलग से अभी तक कोड कोई बना नहीं है। सो इट चेक्स द स्टेबिलिटी ऑफ द जियोसिंथेटिक्स इन एग्रेसिव सॉइल। ठीक है, इसके अलावा लीचेट या फिर माइक्रो ऑर्गेनाइजिंग एनवायरनमेंट, इन सारे चीजों को चेक करने के लिए केमिकल या बायोलॉजिकल टेस्ट करना पड़ता है। कोई केमिकल सोल्यूशन से टेस्ट किया जा सकता है। इट सोनली डिपेंड्स ऑन द साइट कंडीशंस। ओके, कहाँ पे यूज हो रहा है, वहां पे कौन सी टाइप के मटेरियल पे एक्सपोजर होगा, उन मटेरियल से ही टेस्ट किया जाता है। कि अगर सी वाटर पे एक्सपोज होगा तो सी वाटर पे आपका जियोसिंथेटिक्स को एक्सपोज किया जाता है, और फिर उसका जो वैल्यूज है उसको नोट किया जाता है। और कुछ स्ट्रेंथ टेस्ट भी होता है कि मतलब कोई केमिकल पे एक्सपोज होने के बाद इसका स्ट्रेंथ का क्या फर्क पड़ेगा। टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट किया जा सकता है, टियर टेस्ट किया जा सकता है, रप्चर का टेस्ट किया जा सकता है। तो पहले क्या होता है कि आपका जो साइट का कंडीशंस है उनकी कंडीशंस के हिसाब से आपका उन पे आपका जियोसिंथेटिक्स को एक्सपोज किया जाता है। उसके बाद सारे जो टेस्ट अभी तक हमने पढ़े हैं मैकेनिकल टेस्ट, उसको किया जाता है। सो दैट इज हाउ द केमिकल एंड बायोलॉजिकल रेजिस्टेंस इज डन। ओके, सो इसका एप्लीकेशन आपका है लैंडफिल एंड कॉन्टामिनेटेड सॉइल्स पे इसका यूज हो सकता है। ओके, सो इसी के साथ आज की क्लास को खत्म करते हैं, एंड आई होप कि आप लोगों को सारे रिलेवेंट IAS कोड्स को मालूम पड़ गया है। जैसे कि मैंने क्लास के बीच ही कहा कि आपको खुद का नोट मेंटेन करना पड़ेगा कोड्स को याद रखने के लिए, और कोड्स को एक बार खुल के देखिए, 2-3 पेजेस का कुछ चीजें दिया गया है। जो मैंने पढ़ाया बिल्कुल वही चीज वहीं पे लिखा गया है, लेकिन थोड़ा सा डिटेल्स में लिखा गया है। तो कोड्स को जाके आप लोग चेक कर सकते हैं, फ्री में अवेलेबल है। और यही कोड्स को आपको याद में रखना होगा, क्योंकि यहाँ से छोटी क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, या फिर कोई टेस्टिंग का आपको डिटेल्स भी पूछा जा सकता है। तो डिटेल्स भी मैंने आपको आपके साथ शेयर कर दिया है। और जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है, चाहे वो आप कभी ऐसे अभी तक नहीं देखे हो लेकिन आगे जाके आपको देखना पड़ सकता है, तो ये इंस्ट्रूमेंट्स को भी आपको ध्यान में रखना होगा। सो इसी के साथ एंड करते हैं क्लास को। थैंक यू।